नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ईडी की दलीलें धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी। लेकिन इसके अब कुछ रेपरकशन आने शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ये ज़मानत लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी प्रचार के लिए दिया गया है। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। हालांकि ईडी के विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वैसे भारत में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का कोई रिवाज नहीं है, नॉर्मली उस पे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने जो तर्क दिए हैं, वो उचित ठहराए जा रहे हैं और ईडी का संदेह भी अब धीरे-धीरे ऐसे लग रहा है कि वो सच होता दिखाई दे रहा है। कई सारे सवाल हैं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को उन्हें बताने, समझाने चाहे, लेकिन जजेस की पीठ शायद से पहले से ही तैयार थी, सो जजेस आते हैं और सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाते हैं और जजेस की बेंच उठ जाती है। केजरीवाल देर शाम को जेल से निकलते हैं, इस अदा से निकलते हैं कि जैसे उन्होंने कोई जंग फ़तेह कर ली हो, यानी कि बहुत अच्छा काम किया हो जिसकी कोई मिसाल ही ना हो। जेल से घर तक पहुँचते-पहुँचते उनका काफ़िला जो है, एक तरह से रोड शो में तब्दील हो जाता है और सबसे दिलचस्प बात उनके मुँह से निकल ही जाती है। वो कहते हैं कि हमें सबको मिल कर के देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन, मन, धन से लड़ रहा हूँ और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। अब इन्हें पता नहीं है कि अगर ये तानाशाह मुल्क में होते, तो अब तक इनका क्या हश्र हो गया होता। जो कारनामे इन्होंने किए हुए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने हमेशा एक ही बात कही, मैं ईमानदार हूँ, लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाओ। अगर लोकतंत्र खतरे में होता, तो आज इनके आगमन पर आतिशबाजियाँ नहीं हो रही होती। लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले ये भूल गए कि बगैर इस्तीफ़ा दिए हुए जाकर इन्होंने क्या दिखाया? जेल में गए, बिना इस्तीफ़ा दिए हुए गए। तो ऐसे कई सवाल हैं अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की आज़ादी को लेकर के, उनकी बेल को लेकर के, उनके जवाब तलाशते हैं। मेरे साथ आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मिस्टर केसी गुप्ता जी, कानूनी जानकार हैं, ऐसे बहुत सारे मामले उन्होंने डील किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ उनको रूबरू कराती हूँ। तो मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नेटवर्क में। नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये जो आज अरविंद केजरीवाल का जो भी एपिसोड है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आई मीन ज़मानत का क्या कानूनी आधार सुप्रीम कोर्ट ने देखा? देखिए, जहाँ तक कानूनी आधार का प्रश्न है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, उसमें उन्होंने किसी कानून की धारा का उल्लेख नहीं किया है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने ज़मानत तो माँगी ही नहीं थी। उन्होंने तो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी कि साहब ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया है, वो गैर कानूनी कार्य है उनका। इस बिंदु पे पहले वो हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने उनकी बात को खारिज कर दिया। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि जी हमारी तो जो गिरफ्तारी की है ईडी ने ये गैर कानूनी है और आप इसे गैर कानूनी करार देते हुए हमको रिहा किया जाए। उन्होंने बेल की बात ही नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल की सुनवाई में उनसे पूछा भी था कि आप अंतरिम जमानत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो उनकी ओर से कहा गया था कि साहब जब हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, तो फिर हम बेल के लिए क्यों अप्लाई करें? बेल के लिए अप्लाई करने का अर्थ तो ये निकलेगा कि हमने गिरफ्तारी को कानूनी तौर पे सही मान लिया है। तो ये उनका तर्क था। तो
आपने कहा कानूनी आधार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी आधार का ऐसा ज़िक्र किया भी नहीं है। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तार में वर्णन है, उनकी शक्तियों का वर्णन है। हालाँकि उनमें जो भी उनको शक्तियाँ हैं, या तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं, अथवा केंद्र सरकार, मतलब पार्लियामेंट, या कोई राज्य की विधानसभा खास तौर पे प्रस्ताव पास करके वो शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को दे दे। तो वो शक्तियाँ उनके पास रहती हैं। बहुत सारी बातें हैं, उसके अंदर बहुत सारे मामले हैं। एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में आती है, वो ये है कि वो जो सामान्य कानून हैं, उनके प्रतिबंधों से बंधे हुए नहीं होते। यानी जैसे अगर आप लोअर कोर्ट की बात करें, आप जिला अदालत की बात करें, तो जो कानून में लिख दिया गया है अक्षरशः, उनको उनका पालन करना होता है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन सर्वोच्च अदालत जो देश की है, उनको ये छूट है, उनका ये विशेष अधिकार है कि कानून की जो धाराएँ हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी व्याख्या इस ढंग से करने में कोई अन्याय हो रहा है, तो उस व्याख्या को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि यदि उनको लगे कि कोई खास कानून संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध जाता है, न केवल उनके शब्दों के विरुद्ध है, बल्कि वो संविधान की भावना के भी विरुद्ध यदि है, तो फिर वो उस कानून को नकार सकते हैं, उसे सेट असाइड कर सकते हैं। तो कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी वाइड पावर्स हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ उनके पास हैं। ये बात सच है संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन इस मामले की यदि हम बात करें, जो अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई हुई है, तो इसमें अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कानूनी आधार का ज़िक्र नहीं किया है। केवल एक बात जो उन्होंने कही है कि भी हमारे सामने प्रश्न ये था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं है, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था, इस पर अभी हम इतनी जल्दी निर्णय नहीं दे सकते। इसमें विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, तो इसलिए उस पे तो निर्णय हम बाद में देंगे। फिलहाल इनको हम अंतरिम ज़मानत दे देते हैं, और मज़ेदार बात ये है कि केजरीवाल साहब के माँगे बिना ये अंतरिम ज़मानत उन्हें दे दी गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि अब इस स्टेज पर हम केजरीवाल साहब को ये नहीं कह सकते कि आप ट्रायल कोर्ट के सामने जाइए बेल के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उनको ये दिशा निर्देश दे सकती थी कि आपको यदि छूटना है चुनाव के लिए या किसी भी कारण से, तो आप वहाँ जाकर अपनी बात कहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी तरफ से लिख दिया कि हम आपको ऐसा आदेश हम नहीं देंगे, क्योंकि हालात अब ऐसे हैं, चुनाव चल रहे हैं। और अपने ज़मानत के आदेश में भी उन्होंने साफ-साफ कहा है कि चुनाव के इस दौर में आपको अंतरिम ज़मानत देना ही सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये आधार जो हैं कानूनी से ज़्यादा तो कहना चाहिए कि राजनैतिक प्रकृति के ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, इसके रेपरकशन सामने आना शुरू हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने भी याचिका लगाई हुई है ज़मानत के लिए। जी, एंड एक और बहुत सीरियस ये अदालत में भी इसमें डिस्कस हुआ था, आप स्क्रीन पे देखिए। जी, अदालत में ये ज़िक्र आया था अमृतपाल का। जी, सॉलिसिटर जनरल ने ये तुषार मेहता जो हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अगर ह ऐसा हम करते हैं, तो इससे गलत मिसाल कायम होगी और उन्होंने ये भी कहा था कि कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल का ज़िक्र उन्होंने किया था। उन्होंने ये बताया था कि अमृतपाल ने चुनाव लड़ने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से ज़मानत माँगी हुई है और उन्होंने अदालत में इस तरह का आदेश पारित नहीं करने की भी अपील की थी। अब जी, ये भी बात सामने रखी कि ऐसे मामलों में अदालत के पास रेफ़रेंस के लिए कोई मिसाल तक मौजूद नहीं है। लेकिन जी। इसके बावजूद जो आज का घटनाक्रम है, जिस तरीके से उनको ज़मानत दी गई, अंतरिम ज़मानत दी गई है 21 दिन के लिए। तो आने वाले दिनों में तो लाइन लग जाएगी क्योंकि ईडी ने खुद ही बताया है कि करीब-करीब अ, हज़ारों की संख्या में ऐसे राजनेता हैं, जो जेलों में बंद हैं, जो कहेंगे कि हमें भी चुनाव प्रचार करना है।
क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल देखिए इसमें ये तो फ्लड गेट्स तो खुलेंगे इस किस्म की लिटिगेशन के। इस तरह के मुकदमों की बाढ़ तो आ ही जाएगी क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उन मामलों में जेलों में बंद हैं। तो जैसा आपने कहा कि वो कहेंगे साहब हमको तो चुनाव लड़ना है, तो हमको चुनाव प्रचार तो करना ही पड़ेगा, तो लिहाजा आप हमको ज़मानत दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मिसाल भी वो लोग देंगे अपनी एप्लीकेशन के पक्ष में। अभी आपने अमृतपाल का भी ज़िक्र किया और ईडी का भी डर यही था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी थी कि न केवल राजनेता बल्कि जो दूसरे आपराधिक किस्म के तत्व भी हैं, वो उनमें से भी कोई को खड़ा होके बोलेगा साहब मुझे तो चुनाव का प्रचार करना है फलाने कैंडिडेट के पक्ष में। आखिर अपराधी को भी अपने राजनीतिक विचार रखने की आज़ादी है और उसे भी ये हक है लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत के वो भी किसी उसका कैंडिडेट का प्रचार करे, उसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, तो ये अधिकार तो उससे खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस तरह के मुकदमों की बाढ़ तो आएगी। हालाँकि इसके साथ ही ये भी कहना मैं समझता हूँ उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने बहुत सारे फैसले देती है उनको जनरली 2 कैटेगरी वो लगा देते हैं कि अभी इसको आगे एज़ ए प्रेसिडेंट अ, कोट किया जा सकेगा कि नहीं। यानी आज हम जो फैसला दे रहे हैं, इसको आगे नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। तो जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ये प्रतिबंध लगा देती है, तो उसकी तो नज़ीर आगे नहीं दी जा सकती। ना सुप्रीम कोर्ट में, ना ही दूसरी अदालतों में। लेकिन इसमें एक बड़ी विचित्र बात ये भी है कि इस फैसले में हमको कहीं भी ये नज़ीर भी दिखाई नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि साहब ये केवल हम केजरीवाल के मामले में ही ऐसा कर रहे हैं और इसकी दलील इस फैसले को एक नज़ीर के तौर पे आगे मुकदमों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ईडी ने ये अपना तर्क दिया था कि साहब अगर आप एक मुख्यमंत्री को इस तरह से ज़मानत दे देंगे, तो इसके माने ये है कि आप उन्हें आम नागरिकों से ज़रा ऊँचे दर्जे का व्यक्ति मान रहे हैं, उन्हें कानून में एक ऊँचा स्थान दे रहे हैं। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि नहीं अ, ज़मानत मिलने भर से कोई आदमी ऊँचे कानूनी दर्जे का अधिकारी नहीं माना जा सकता। यानी कि हम जो ज़मानत ये दे रहे हैं केजरीवाल को, इससे एक साधारण नागरिक के रूप में जो कानूनी समानता का हमारा सिद्धांत है, उसका कहीं वॉयलेशन नहीं होता है। तो इस टिप्पणी के मद्देनज़र हमको ऐसा लगता है कि जो आगे आने वाले लोग हैं, वो तो इसका बिल्कुल उल्लेख करेंगे, कि साहब देखिए केजरीवाल को ऑब्वियसली। दिया गया था, आप हमको भी दीजिए। ऐसा करने से हम कोई विशेष कैटेगरी में नहीं आ जाते हैं, उसमें हम जो आम आदमी के बराबर ही रहते हैं और कानून के सामने जो बराबरी का सिद्धांत है हमारे संविधान में, वो उसका कहीं उल्लंघन नहीं होता है। तो ये सारी की सारी दलीलें दी जाएँगी दूसरी अदालतों के सामने और ये तो होगा। अब जो भी है जी, स्थिति बिल्कुल तो सुखद नहीं होगी। ईडी ने लास्ट मोमेंट तक काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई दलील चली नहीं। लेकिन जी। सर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, ये जिस समय तिहाड़ जेल में थे, तो बराबर ये बातें सामने आती रहीं कि ये जेल से सरकार चलाएँगे। रादर इन्होंने एक रेफ़रेंडम भी बिल्कुल। कराया था कि मैं जेल जाने से पहले इस्तीफ़ा दूँ, जेल से सरकार चलाऊँ, ब्ला-ब्ला। तो अब जो इनकी हालत है, जेल में आई मीन तिहाड़ जेल में तो ये सीएम थे, लेकिन हुँ, बाहर निकल के तो ये फुस हो गए हैं, क्योंकि ये कहीं साइन नहीं कर सकते। इनकी इतनी सारी शर्तें लगा दी हैं, ये शर्तें भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी शर्तें हैं, देखिए हुँ, नंबर 1, कि वो शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, हुँ, मुख्यमंत्री ऑफ़िस और दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएँगे, सरकारी हुँ, कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे और शराब नीति केस से जुड़े किसी गवाह से बातचीत नहीं हुँ, करेंगे। अब डू यू थिंक कि मतलब ड्यूरिंग ये प्रचार के दौरान ये फिर करेंगे क्या? मतलब लॉजिक क्या देंगे? इन्हें तो सिम्पैथी कार्ड खेलना है। वो ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 9 सम्मन इग्नोर किए, मतलब इन्हें तो सरकार के आई मीन जो हुँ, नियम कानून है उसको इन्होंने पलटना ही पलटना है। तो अब इनका सीन क्या देखते हैं आप? अब ये वैसे देखने में एक नज़र हुँ। देखें तो लगता है कि जेल में तो सीएम थे, बाहर निकल के तो ये बिल्कुल फ्यूज़ बल्ब हो गए हैं। क्या कहते हैं?
देखिए, ऐसा है कि फ्यूज़ बल्ब तो जेल में जाने के बाद भी हो गए थे, क्योंकि भले ये कहते रहे हों कि हम जेल से सरकार चलाएँगे, लेकिन वो व्यावहारिक तौर पे संभव नहीं था। जेल मैनुअल के इतने प्रतिबंध होते हैं कि उसमें बतौर मुख्यमंत्री कार्य करना संभव नहीं होता है। तो वो तो केवल कहने की बातें थी और केजरीवाल साहब इस कला के बड़े माहिर हैं। अब आपने रेफरेंडम की जो बात की थी, इनके रेफरेंडम सारे नाटक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। कुछ एसएमएस आप अपने आदमियों से कह के किसी एक नंबर पे मंगवा लीजिए और कह दीजिए कि साहब जनता का फैसला ये है। तो ऐसे रेफरेंडम का कोई अर्थ नहीं है और ये जो कह रहे थे कि हम जेल से सरकार चलाएँगे, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। यदि कहीं कोई ऑडिट होता तो आप मंगवा के देख लीजिए कि भाई आप 1.5 महीने जो रहे हैं जेल के अंदर उसमें आपने कितने फैसले किए हैं, कितने दिशा निर्देश दिए हैं, कितनों का पालन हुआ है। एक्सेप्ट के 1-2 बयान ऐसे ज़रूर आए थे कि साहब उन्होंने आतिश को कहा है कि देखिए मेरे दिल्ली वालों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। 1-2 इस तरह की बातें आई हैं, इससे इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बड़े प्लेन कहना चाहिए कि प्लेटीट्यूड्स हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो सरकार चलाने जैसा काम कुछ नहीं होता है। अब जो आपने कही बात कि ये जेल से आने के बाद फुस हो गए हैं, तो जैसा कहा कि फुस तो पहले भी थे और फुस ये अभी भी हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण में सबसे विचित्र बात जो है, जो हमको समझ में नहीं आती है, वो है हमारी न्यायपालिका की भूमिका। जब कुछ पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि साहब आप केजरीवाल को कहें कि वो जेल के अंदर सरकार कैसे चला सकते हैं, उन्हें आप आदेश दीजिए कि वो इस्तीफा दे दें। तो इन याचिकाओं को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है और वो बात बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये किसी अदालत का काम नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, नेता को, मंत्री, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहे, ये उनका काम नहीं है। लेकिन विचित्र बात आज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम ज़मानत दी है, उसके साथ जो शर्तें लगाई हैं, जो अभी आपने दिखाया अपनी स्क्रीन पे, उसमें कहा है कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जाएँगे, आप दिल्ली सचिवालय के दफ्तर में नहीं जाएँगे, आप कोई सरकारी फ़ाइल नहीं देखेंगे, आप किसी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कि इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि आप बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे। हाँ, बराए नाम तो मुख्यमंत्री रहेंगे, अपने शीश महल में भी रहेंगे। हालाँकि उसके अंदर एक छोटा पॉइंट ये भी आ जाता है कि उसी शीश महल में यानी किसी भी मुख्यमंत्री के आवास में फॉर दैट मैटर एक उसका कैंप ऑफिस होता है। तो कैंप ऑफिस के बारे में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इस सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं आया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप किसी सरकारी कागज़ात को नहीं देखेंगे, साइन-वाइन नहीं करेंगे, तो मान लीजिए कि उसमें कवर हो जाता है। पर ये बात बड़ी मज़ेदार है, बड़ा वियर्ड है, बड़ा विचित्र है कि आप ज़मानत दे रहे हैं, यानी ज़मानत पर हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, केवल बराए नाम हैं, आप मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, आप प्रभावी मुख्यमंत्री नहीं हैं। लेकिन जब आप जेल में होते हैं, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे आप काम करें तो कर लीजिए भई, हमें तो कुछ नहीं कहना उसके अंदर। तो ये बड़ा एक ऐसा विचित्र मतलब मामला है और जिसका समाधान किसी कानून के अंतर्गत हमारी जानकारी में नहीं है। हम केवल यही देख रहे हैं कि इन दोनों स्टैंड को यदि आप देखें जुडिशरी के, एक हाई कोर्ट का स्टैंड था, जो हमें सही लगता था और एक आज का जो स्टैंड है, इसमें आप बिना माँगे बेल दे देते हैं और फिर बड़े साफ शब्दों में आप कहते हैं कि ये केवल चुनाव में प्रचार की दृष्टि से ही हम आपको ज़मानत दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि आप बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे। बाकी शर्तें तो सामान्य होती हैं कि आप किसी गवाह के उसमें नहीं आएँगे, उसके संपर्क में नहीं आएँगे कि कहीं आप उसे दबाने के, बहलाने, फुसलाने का प्रयास ना करें। ये बड़ी सामान्य-सी बात है। तो उसमें ख़ास बात नहीं है, ख़ास बात इस चीज़ में है कि जो आपका मुख्य कार्य है, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है और जेल के अंदर तो जेल के प्रतिबंध थे। जब आप उन प्रतिबंधों से मुक्त हो गए हैं, आप अब भी वो काम नहीं करेंगे। तो क्या इसका एक अर्थ ये नहीं निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको छूट मिल गई है कि आप पूरी तरह से अपना ये 21-22 दिन का जो समय मिला है, इसे एक्सक्लूसिवली आप चुनाव प्रचार में लगाइए। आपको मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वाह करने की कोई भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। आपको वहाँ फटकने तक की भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये अपना चुनाव प्रचार कीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए, इसीलिए आपको बेल दी गई है और जब चुनावों का आखिरी चरण पूरा हो जाएगा, उसका जो चुनाव प्रचार थम जाएगा
तो उसके बाद आके आप वापस सरेंडर कर दीजिए। आपको अगर ऐसा कोई किस्सा पहले आप का है। सर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जी, अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश दिया गया है जी, कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में वो सार्वजनिक तौर पे कोई बयान नहीं देंगे। दूसरा ये भी जी, कहा गया है कि दिल्ली सचिवालय नहीं जाएँगे, किसी दस्तावेज़ पे जी, वो साइन नहीं करेंगे। जी। तो तो ये तुमने बात की ना अभी कि वो जी। उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया मुख्यमंत्री के दायित्वों से, हुँ, हुँ। तो ताकि वो अपना सारा। ये बड़ी अजीब बात है, जेल के अंदर तो इतना मतलब शोर मचा हुआ था कि मैं सीएम हूँ, मुझे ये भी चाहिए, हुँ, मुझे वो भी चाहिए और हुँ, एकदम से जो है उनके सारी शर्तें लगा कर के अब उनके जी, जितने सीएमशिप के अधिकार हैं, वो सब छीन लिए गए हैं। हुँ। तो बाहर आकर के भी ये क्या मतलब समझ से परे की बात है कि इन्हें ज़मानत अंतरिम ज़मानत लेकर के किसी काम के नहीं रहे, एक लाइन में अगर देखें तो? इस जी पे क्या नहीं, कमेंट ऐसी करते बात हैं? नहीं है, काम के नहीं रहे। सच तो ये है कि जिस काम के लिए आना चाहते थे, उस काम के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का तो इनका कोई ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। इन एनी केस जब जेल नहीं भी गए थे, इन्होंने सारे काम अपने मंत्रियों पे छोड़े हुए थे। खुद तो किसी फाइल पे तब भी दस्तखत नहीं करते थे। ये अपना सारा ध्यान राजनीति में लगाते थे। अपने आप को कैसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट कर सकें पूरे देश के स्तर पे, देश के भिन्न-भिन्न भागों में जाके चुनावों का प्रचार करना, तैयारी करना, पार्टी की यूनिट स्टडी करना। तो तब भी तो ये अपना लगभग सारा का सारा समय वहीं लगाते थे, केवल कुछ मामलों को छोड़ के कैबिनेट की मीटिंग वगैरह करनी होती थी या विधानसभा में कभी कोई इनको भाषण देना होता तो उतना भर ही तो करते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब ये किसी काम के नहीं रहे या तो बिल्कुल पूरी तरह से काम किए, जो उनको चाहिए था वो मिल गया पूरी तरह से। ए एक दर्शक ये देखिए कह रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए आप और दूसरी जी। बात ये है कि इतिहास में तो भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कभी फैसला हाँ, आपने सुना, इतिहास देखा? की बात जी, 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 ऐसा हाँ, हम भी नहीं जानते, हमें कभी याद नहीं पड़ता, कभी सुना पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि कभी ऐसे आदमी को ज़मानत मिल गई हो जिसने ज़मानत माँगी ही ना हो, कि किसी नेता को ज़मानत इसलिए दे दी गई कि उसको चुनाव प्रचार कर हालाँकि दूसरे आधार पे लेके प्रचार किए हैं। इस संदर्भ में मुझे ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो एक घोटाले के केस में बंद थे, जेल में 10 साल वो रहे कारागार में। तो कुछ चुनावों में उन्होंने चुनाव प्रचार किए हैं, लेकिन उनको जो ज़मानत मिली थी, वो उसके आधार उन्होंने कुछ और ही बनाए थे। कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से, उदाहरण के तौर पे। तो ऐसे उदाहरण तो हुए हैं, जहाँ पे नेता लोग किसी और आधार को लेकर के आए और फिर चुनाव प्रचार भी करने लगे। यहाँ पे विषय हालाँकि वो भी ठीक बात नहीं है, वो भी गलत थी। आपकी यदि तबीयत खराब है और आपको इस आधार पे ज़मानत मिली है, तो फिर आप चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये बात अदालतों को पूछनी चाहिए थी। ख़ैर, वो किस्से अलग हैं। लेकिन वर्तमान काल में जब देश की सबसे बड़ी अदालत चुनाव प्रचार की दृष्टि से किसी को अंतरिम ज़मानत दे और उसमें खतरनाक बात जो हमको नज़र आती है, वो सिर्फ़ ये है कि आपने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं उन तमाम नेताओं की ओर से जो जेलों में बंद हैं और ज़्यादा खतरनाक बात जिसकी ओर ईडी ने खुलासा किया था कि अपराधी तत्व के आपराधिक किस्म के लोग भी इन प्रावधानों का इस्तेमाल करके अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब 5 साल में एक बार आता है। ये कोई फसल तो है नहीं कि हर 4-6 महीने में कट जाएगी। ये तो 5 साल का चुनाव है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन हमारे देश में साल भर कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर के चुनाव तो होते ही रहते हैं। कभी विधानसभा के हैं, कभी इस राज्य की विधानसभा के, कभी उस राज्य की विधानसभा के, कभी जिला पंचायत के, कभी नगर पालिका के, कभी नगर निगम के। हमारे यहाँ तो इतने चुनाव हैं, सारे साल ही तो चुनाव चलते रहते हैं। तो जिसको चुनाव प्रचार को आधार बना के ज़मानत लेनी है, तो वो तो किसी भी चुनाव के लिए अपने आप को कहेगा साहब मुझे यहाँ प्रचार करना, आप कैसे रोकेंगे भला? एक आदमी भले ही तमिलनाडु की जेल में बंद है, वो कहे कि साहब मुझे महाराष्ट्र में जाके प्रचार करना है। तो आप कैसे कहेंगे कि तुम वहाँ जाके प्रचार नहीं कर पाओगे? तो ये खतरे तो हैं इस फैसले के साथ। अब कल को यदि वो एक पुनर्विचार करते हैं। एक सर और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है।
शर्तें जो लगाई हैं, चलिए साइन वाइन हो सकता है ना करें या चोरी-छिपे से करें, लेकिन जो शर्तें लगाई कि मुँह बंद नहीं रखेंगे ये, करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों तो करेंगे? जब वैसे संजय सिंह करते ने तो तो बिल्कुल नहीं चोरी-चुरा करा। क्यों करेंगे? तो हाँ जी? यही तो वो चाह रहे हैं कि मैं अब ये सब बताऊँगा। हुँ, इस पे आपका कमेंट लेना चाहूँगी एंड ऑफ दिस शो। हुँ। अ, देखिए, एक बात तो साफ़ है कि अब केजरीवाल साहब तो अपने आप को ये प्रोजेक्ट करेंगे कि भई हम हमारी जीत हुई है, हम बहुत बड़े हीरो बन गए हैं। इनफैक्ट आज शाम को ही पोस्टर लग गए हैं दिल्ली में कि टाइगर इज़ बैक, और इन्होंने कहा भी है कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये बात तो सच है कि ये अपने आप को उस रूप में पेश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये इनकी पार्टी, और ये बात भी सच है कि जो इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, मैं थोड़े इसके राजनीतिक प्रभावों की बात कर रहा हूँ। जी, आपने बिल्कुल। इशारा किया कि आपका शो खत्म होने वाला है। हुँ, हुँ। तो केजरीवाल साहब के लिए ये बेल बहुत काम आने वाली है। राजनैतिक दृष्टि से उनको बहुत बड़ा लाभ होने होने वाला है। एक तो ये कि उन्होंने ये कह दिया कि भई देखिए, हम तो बिल्कुल निर्दोष थे। वो ये कहेंगे, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केस के संबंध में बात नहीं करेंगे। तो बिना केस के संबंध में चर्चा किए भी ये दावा कर सकते हैं कि हम तो निर्दोष हैं और हमें मोदी जी ने और उनकी जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने हमको ज़बरदस्ती फँसाया था, गलत फँसाया था, इसलिए हमको जेल जाना पड़ा और अब हम आ गए हैं वहाँ से निकल के। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जिस ढंग से इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं ने स्वागत किया है इनकी जमानत का, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हों, उससे एक बात साफ तौर पे नज़र आ रही है कि गठबंधन के भीतर केजरीवाल का अपना जो कद है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर। अब ये इसको जीत के तौर पे लेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, इन अ वे जीत है भी कि भई तुम तो हमको बंद किए थे, अब देखिए हम तो आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ये कहेगी कि भई ये तो भ्रष्टाचार के आरोप में गए थे, वहाँ तो कोर्ट ने आपको अभी बरी नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि आप जो है भ्रष्टाचारी नहीं हैं। जो आप पे आरोप लगे हैं, वो संगीन किस्म के हैं। उन्होंने कहा है लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हम ज़मानत दे रहे हैं। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है ना। और भारतीय सर, जनता मैं पार्टी के आपको लोग यही 1 बात। मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रोक करके आपको मैं एक ट्वीट दिखाती हूँ। ये 2 दिन पहले का ही ट्वीट है, थोड़ा गौर से देखिएगा। दिल्ली के एलजी ने एनआईए जी, की जी, ये जाँच की गलत माँग की मुद्दा है, है। हाँ, ठीक है? जी। तो ये सब चीज़ें क्या मतलब कोर्ट के संज्ञान में नहीं है? देखिए, ये ऐसा है देखिए। कि आपने अभी आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं, ये जो जी, गुरपतवंत सिंह वाली बात है, जो उनसे फंडिंग लेने वाली बात है, ये एक बिल्कुल अलहदा मुद्दा है। और आपने कहा कि कोर्ट के संज्ञान की को नहीं है क्या? तो उसमें कि कोर्ट तक तो बात अभी गई नहीं है। ये तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिखा है केंद्र सरकार को कि इसमें जाँच होनी चाहिए। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी कि जाँच करनी है कि नहीं करनी है। यदि करनी है तो किस माध्यम से करनी है, और जाँच जिस एजेंसी को दी जाएगी, मान लीजिए सीबीआई को दी जाएगी, तो फिर सीबीआई जब अपनी जाँच एनआईओ को करेगी, देने की बात है। एनआईओ को दे देंगे, चलिए एनआईओ को दे दिया, एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो अपनी जाँच करेगी। तो वो जाँच के बाद किसको अभियुक्त बनाएगी, जिनको अभियुक्त बनाएगी उन्हीं की गिरफ्तारी होगी। तो आज इस स्टेज पे ये मामला तो कोर्ट के आस-पास कहीं है ही नहीं, इसलिए उसको उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अलबत्ता जो हम पहले बात कर रहे थे, वो ये है कि अ, इनका जो पॉलिटिकल फ़ॉल आउट जो होने वाला है केजरीवाल साहब को, ये है कि इनका तो अपना स्टॉक बढ़ जाएगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कह रहे हैं कि साहब अभी आप बरी नहीं किए गए हैं और आप भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए आपको गिरफ्तार किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ आपके ऊपर हैं, वो सब बातें हैं। तो उसमें मनविंदर जी, ये बात आप भी जानती हैं और ये हम सब लोगों ने देखा है कि हमारे देश में, और ये हमारे समाज का भी एक कटु सत्य है कि भ्रष्टाचार कभी भी वास्तविक मुद्दा नहीं बनता है। बात सभी करते हैं। अब मोदी जी जैसा कोई आदमी कट्टर इस मामले में हो तो उनको पकड़-पकड़ के बंद भी कर रहे हैं, वो छापे डाले जा रहे हैं, नोटों के पहाड़ भी वसूल हो रहे हैं, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं। लेकिन बात जहाँ तक आम जनता की आती है,
अब अच्छा, ये नई बात नहीं है, कभी से आपको याद होगा कि 90s में, यानी आज से 30 साल पहले भी वो पंडित सुखराम होते थे हिमाचल के, उनके तकियों से और गद्दों से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। फिर वो जी, झारखंड मोर्चा के लोग थे जिन्होंने कितने पैसे लिए थे, जो नरसिम्हा राव की सरकार को उन्होंने बचाया था। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार बड़े व्यापक स्तर पे है, कुछ उनमें से पकड़े भी जाते हैं, कार्रवाई भी होती है, लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन वोट कभी किसी के रुके हों इस आधार पे कि फलाना नेता को जेल हो गई इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे, ये हमने नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर के असर मैं समझता हूँ ये होने वाला है कि केजरीवाल को कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। हालाँकि इसके बावजूद भी कितना होगा, ये समय बताएगा। नहीं सर, सर आप एक चीज़ ये बताइए, ये अभी जाएँगे लोगों के बीच में, तो लोग इनसे नहीं पूछेंगे कि तुम जो है 1 तारीख के बाद 2 तारीख को तो फिर से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मतलब जनता इतनी नहीं भोली तो देखिए, नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है। आप सोशल मीडिया पे देखिए जो इनकी थू-थू हो रही है। इनफैक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ की ऐसा रिवाज नहीं है कि न्यायपालिका पे कोई सवाल उठाए। लेकिन दिस इज़ द हुँ, फर्स्ट टाइम जब ओपनली लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और बिल्कुल कर सकते हैं। रही बात इनकी कि ये बताएँ कि मैं मतलब आ गया हूँ मैं बिल्कुल जो है साफ-सुथरा होके आ गया हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं कह सकते ना ये। ये क्या करके आए हैं? ये सबको पता है, ये क्यों जेल गए ये सबको पता है। अब फिर इन्हें दोबारा जेल जाना है, तो ये बात तो कहीं स्टैंड करेगी ना सर। देखिए, कानून की जहाँ तक बारीकियों का प्रश्न है, जी, उसे तो वो आदमी जानेगा, समझेगा, बात करेगा जो कानून को थोड़ा बहुत जानता समझता है, जो पढ़ा-लिखा है। लेकिन राजनैतिक भाषणों में जिन लोगों से बात की जाती है, उनका जो ऑडियंस है, जो उनका जी। टारगेट है, वो ऐसे हुँ, लोग हैं जो इन कानूनी बारीकियों में नहीं जाते हैं। दूसरी एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में हीरो वर्शिपिंग की एक परंपरा है। हुँ, यानी हुँ। अगर आप तगड़े हैं, आप पावरफुल हैं, आपने अपने विरोधी को चित कर दिया है किसी भी तरीके से, तो फिर आप बढ़िया हैं। हुँ, हुँ। आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपने हुँ, उसके लिए हुँ। तरीके क्या लगाए थे, ये आपसे कोई नहीं पूछने आएगा। जी। ये कहेंगे हमने अपने विरोधियों को धूल चटा दी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये तो शहादत क्लेम कर रहे थे। अब ये वो महाशय जो अपने मंत्री को भारत रत्न दिलाना चाहते थे कि भाई देखिए कैसे स्कूल बना दिए। आप देखिए ना, प्रश्न पूछने वाले पूछेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो पूछेंगे उन लोगों की इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी बात सुनने वाले लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है उनसे, जो हमसे इस तरह के सवाल पूछेंगे। कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं सर, इस पे भी ज़रा नज़र मार लीजिए। जी, पढ़ पा रहे हैं आप? proclaimed so-called judge higher judicial is most corrupt system, खुद हैं भी। अब एनीवे व्हाटएवर आई मीन, लोग तो लिखेंगे। अब तो पाक जुडिशियल सिस्टम इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बराबर हो गया। कहते पीपल विल गिव देयर ओपिनियन, नो डाउट। हुँ, हुँ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब वो कह रहे हैं देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस कहावत को साबित कर दिया है हुँ, कि हुँ। मांगी नहीं थी बेल तो। जी, तो बड़ी अजीब-सी स्थिति मतलब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि ये अब एक गलत परंपरा ईडी लास्ट मोमेंट तक कहते रहे कि आप इन्हें अगर अंतरिम बेल देंगे, तो ये एक गलत परंपरा सेट हो जाएगी। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से उन चीज़ों को रोका जाएगा और किस तरीके से ऐसे लोगों को अब जैसे अमृतपाल को लेकर के तो बहुत ही सीरियस मैटर है ना देखिए, उनको आप कैसे रोक सकते हैं? और देखिए कल परसों तक हम फिर चर्चा कर रहे होंगे कि फलाने की याचिका लग गई है, फलाने की याचिका लग गई है, ढेर लग जाएँगे, हज़ारों लोग ऐसे हैं। देखिए, विचित्रता की बात का जहाँ तक प्रश्न है, जी। तो ये पहला अवसर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विचित्र निर्णय दिया है। ये तो छोटी बात को लेके दिया है। एक
व्यक्ति को, एक नेता को, एक मुख्यमंत्री को अंतरिम ज़मानत देने भर की बात थी। हुँ, हुँ। इससे कहीं बड़ा सवाल था और आपको याद होगा कि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले मामले में जब उनके लोगों ने पैसा लेके सदन में वोट दिया था नरसिम्हा राव की सरकार के पक्ष में और उनकी सरकार बच गई थी। वो मुकदमा भी इनके सामने आया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने जो वोट दिया है सदन के अंदर, उसके लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास सदन का प्रिविलेज है। हालाँकि उन्होंने माना कि इन्होंने पैसा लिया। तो क्या ये बात विचित्र नहीं थी? और जिन्होंने दिया वो दोषी हैं, लेकिन जिन्होंने पैसा लेके वोट दिया, लोकतंत्र की मर्यादा को कलंकित किया, संसद को कलंकित किया, वो कसूरवार नहीं माने गए। अब तब से लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीने पहले इस चीज़ को दुरुस्त कर दिया कि नहीं वो फैसला गलत था, ऐसा नहीं हो सकता। अब उन्होंने उसको ठीक कर दिया। अब रही बात ये कि साहब जो फ्लड गेट जो खुल जाएँगे, जिसमें अमृतपाल सिंह की चर्चा आपने फिर से की है, ऐसे और भी लोग होंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ये बात बिल्कुल जानी-मानी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है कि वो अपने ढंग से फैसले करते हैं और अपनी चॉइस से करते हैं। आप या मैं या कोई साधारण आदमी आज एक याचिका डाल दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट भी होगी कि नहीं होगी सुनवाई के लिए। यदि हो भी गई तो उस पर सुनवाई फिर कब होगी? सुनवाई शुरू हो भी गई तो उस पर मुझे फैसला कब मिलेगा? ये हमारे बस में नहीं। लेकिन कुछ खास लोग हैं जो बड़े प्रभावशाली हैं, या तो बड़े खास पदों पे बैठे हैं, या वो बड़े धनवान हैं, या उनके पास कुछ ऐसे वकील हैं जिनके अपने बड़े प्रभाव हैं, तो एकदम सुनवाई पे आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं सीधे-सीधे करने के भी। उनको जो नहीं सुनना केस तो नहीं सुनेंगे। कोई उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि रोस्टर आखिर उन्होंने तय करना है। यहाँ पर ऐसे भी इंस्टांसेस हुए हैं कि जब आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएँ सुन ली हैं, फांसी के विरुद्ध, आतंकवादी की फांसी के विरुद्ध, और दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो बरसों से लटक रहे हैं मामले। तो एकरूपता से सारे काम होते हों ऐसा नहीं है। तो बाकी केस जो आएँगे उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करेगी, ये तो माननीय न्यायाधीश ही जाने। जी, जी। अ, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं साथ में और आज सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ी बातचीत हो रही है, वो यही हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। आपने सर मेरे जी, शो के लिए समय निकाला एंड आप जी। कुछ और कहना चाहेंगे? कोई आपकी लास्ट टिप्पणी हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। तो आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड जो बेल आइकन रहता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ हों, उनके इन्विटेशन आप तक पहले पहुँच सके, नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँच सके और इस वीडियो पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें।